मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट को सल्यूट करता हूं। मैं आपके 22 करोड़ आवाम को सल्यूट करता हूं जिन्होंने बोला कि आर्मी चीफ को पावर है ये करने का, और मैं इस बात को अग्री करता हूं। जैसे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने बोला कि 370 और 35 से हटेगा, वो भी पार्लियामेंट में ही हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि साहब इंडियन की पार्लियामेंट बेकार का काम करती है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट बहुत अच्छा काम करती है। दोनों मैं कह रहा हूं ये सब चीजें चलती रहेंगी, बातें दूसरी बातें करिए साहब। अगला टॉपिक जी, अगला पॉइंट जो मतलब हैदर साहब और मेजर गौरव आर्य साहब, अगला पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है और वो बड़ा अहम केस है। मैं मेजर साहब आपको बहुत सुनते हैं, आपको जारी बात है जब इंडियन टीवी पे भी आते हैं, रूटीन में हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है और वो पैटर्न ऑब्जर्व किया और आपकी मुख्तलिफ जगहों पे बातें भी हमने देखी, नॉट जस्ट यू बट और बहुत सारे इंडियंस की बातें हमने ऑब्जर्व की। एक तो ये था कि पहले हम देख रहे थे कि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके में है, जैसे कुलभूषण यादव नेटवर्क हमने पकड़ा और बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी हमने महसूस किया है कि जो इंडियन जो डीप स्टेट है वो ये चाहती है कि जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन समझते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे MQM लंदन जो एक ग्रुप है उसके साथ राब्ते कर रहे हैं, या फिर जी एक और फॉल्ट लाइन को डिस्कवर किया जा रहा है जी कि जैसे सिंधी नेशनलिज्म है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, जितने सिंधी हैं वो तो सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और हुकूमत कर रहे हैं या लोकल बॉडी सेटअप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन 2-3 फॉल्ट लाइंस, एक MQM लंदन, वो एक मुहाजिर फॉल्ट लाइन डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी एक जी सिंधी नेशनलिज्म जी इंडिया पाकिस्तान में आ गई है, तीसरी जी बलोच नेशनलिज्म आ गई है, पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपका एक वेबिनार देखा मेजर साहब, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वेबिनार में कह रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं बल्कि आपसे ट्विटर पे भी उस पर बात हुई, आप उस वेबिनार में मेरा ख्याल है हरब्यार मरी थे या पता नहीं कौन थे, अब मुझे कोई याद नहीं है, आप उसमें ये कह रहे थे कि इंडिया बलोचिस्तान की कैसे मदद कर सकता है। अच्छा, मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं क्या मेजर साहब, ये आप इंडिया बलोचिस्तान की कैसे मदद कर सकता है? मतलब बलोचिस्तान कोई पाकिस्तान की सॉवरन टेरिटरी है या कोई इंडिपेंडेंट प्रोविंस है कि ये आप ये कहें कि जी हम बलोचिस्तान की मदद करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की मदद करें ना अगर करना चाहते हैं, या ये कहना कि जी, और वो भी एक ऐसे शख्स से जो जारी बात है पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं और वहां से बैठ के उनका एक पाकिस्तान के बारे खास एक माइंड सेट है, वो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग पे यकीन नहीं रखते, पॉलिटिकल स्ट्रगल पे वो शख्स यकीन नहीं रखते। जब आप उनको ये कहते हैं कि इंडिया बलोचिस्तान की कैसे मदद कर सकता है, तो पाकिस्तानी इसको क्या समझे? क्या ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के मामलात में? क्या पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को आप डिस्कवर करना चाह रहे हैं और यहाँ पे दरारें डालना चाह रहे हैं सोसाइटी के अंदर? ये इंडिया के अंदर ये क्या एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इसके बारे में अगर काइंडली हमें थोड़ा गाइड करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर चीमा साहब। पहली बात तो जैसे आपने बोला कि हरब्यार मरी बाहर बैठे हैं और वो स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है अभी, तो बाहर तो मलाला यूसुफजई भी बैठी है, बाहर तो अशफाक परवेज कियानी भी बैठे हैं, बाहर तो रहील शरीफ भी बैठे हैं, बाहर तो परवेज मुशर्रफ भी बैठे हैं, आपके सभी बंदे बाहर बैठे हैं। तो हरब्यार मरी बाहर बैठ गए या अल्ताफ भाई बाहर बैठ गए, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। उनकी जान को खतरा है इसलिए बाहर बैठे हैं। अब सबको पता है कि अकबर बुख्ती को क्यों मारा गया, नवाब साहब अकबर बुख्ती को, उनको शहीद कर दिया गया, तो ठीक है, हेलीकॉप्टर गनशिप से मार दिया, और जिसके ऊपर मुशर्रफ के ऊपर केस भी चले, लोगों ने केस भी दायर करे हैं। तो एक तो ये मसला है। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस, देखिए मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं, ठीक है, पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन सिर्फ सिंधु देश की नहीं है या बलूचिस्तान की नहीं है, आपकी एक बड़ी साइलेंट फॉल्ट लाइन जो है, ठीक है, वो एक पीसफुल प्रोसेशन है पीटीएम का, ठीक है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, राइट। आपके जो मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च करते हैं, अभी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, ये बोलने की जगह नहीं है कि कौन कौन से कोर कमांडर्स ने उनको एनकरेज करा है, जिसकी वजह से उनका वो हुआ है, वो मैं आपको पर्सनली फिर बताऊंगा कभी और। आपको पता ही है मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको कौन सी स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको नहीं पता, यू नो। अच्छा, एक और चीज ना कि और भी फॉल्ट लाइन्स है, ऐसी बात नहीं है, जैसे आप लोग ढूंढते हैं ना फॉल्ट लाइन। अब मैं बड़ा सरप्राइज हूं, बड़े बड़े पढ़े लिखे पाकिस्तानी ये कहते हैं सब तमिलनाडु, उनको तमिलनाडु का पता ही नहीं कि तमिल चाहते क्या है, उनका लैंग्वेज का इशू है। नागालैंड कहते हैं कई, नागालैंड का एक्चुअल इशू नागालिम है। नागालैंड डज नॉट वांट टू बिकम अ सेपरेट कंट्री। नागालैंड ये चाहता है कि जो बर्मा में नागा मेजॉरिटी एरियाज हैं
जो मणिपुर में नागा मेजोरिटी एरियाज हैं वो नागालैंड में मिल जाएं। वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड बाउंड्री चाहता है विद इन इंडिया एंड बर्मा से भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अभी आइजैक मोइवा का जो ग्रुप है या खपलांग फैक्शन है, और भी वहां पे लोग हैं जो NSCN वाले हैं और भी हैं, तो उनसे बातचीत चल रही है। वो दे हैव साइंड अ पीस अकॉर्ड। इशू पता है क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉल्ट लाइंस। तो एक पाकिस्तान में कि भारत में 24 किस्म की, ये 24 का नंबर पता नहीं किसने दिया, 30 तो स्टेट है हमारे पर, 24 हमारी कुछ चल रही हैं इंसर्जेंसीज। तो उसमें सिर्फ जो है ना कि भारत से अलग होने की बात कोई नहीं कर रहा। हाँ, कश्मीर में ये बात कुछ लोग करते हैं, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप बोले तमिलनाडु ने कब बोला साहब हम भारत से अलग हो जाए, नागालैंड ने कब बोला, या मणिपुर ने कब बोला, या रेड कॉरिडोर ने कब बोला, उनके मसले ही अलग हैं। देयर मैटर इज टोटली डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि रेड कॉरिडोर पीसफुल है, पीसफुल नहीं है, वहां पे भी गोलियां चलती हैं रेड कॉरिडोर में, वहां पे भी लाशें गिरती हैं, मैं मना नहीं आपसे कर रहा, मैं कह रहा हूं उनका मसला कुछ और है। वो ये नहीं चाहते कि इंडिया से अलग हो जाए, दे वांट समथिंग एल्स। सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं, और ये डेमोक्रेसी में सबको हक है करने का, हथियार उठाने का किसी को हक नहीं है ना। अब आप जो कहते हैं हमारा ऐसे मौकिफ क्यों है, हमारा ऐसा मौकिफ क्यों है पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस। देखिए साहब, आपने शुरू में आपने कोशिश करी ये पंजाब में खालिस्तान की बात करने की। अभी गोविंद सिंह चावला वहां पे है, एक हैप्पी PhD था, वो ड्रग डीलर था खालिस्तानी, उसको तो मार दिया लोकल्स ने वहां पे, वो कुछ महीने पहले ही मार दिया उसको ना। वो हैप्पी PhD, उसका नाम ही हैप्पी था, हैप्पी सिंह, तो हैप्पी PhD कहते थे, उसने PhD करा, उसको कर दिया हैप्पी को, यू मेड हैप्पी, हैप्पी इज गॉन। तो ऐसा है कि काफी सारी ये जो चीजें हैं। दूसरी चीज, ये जो हुर्रियत, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अभी उसने रिजाइन कर दिया सैयद अली शाह गिलानी ने, उसमें से अभी कोई और बन गया है, राइट। इनके सारे के सारे लीडर पाकिस्तान में बैठे हैं, राइट, चाहे लश्कर का हो, कहीं जैश का हो, कहीं हिजबुल मुजाहिदीन का हो, सब जितने भी टेररिज्म वाली हैं। और टेररिज्म मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने की कोई वैल्यू नहीं है साहब, यूनाइटेड नेशंस कहता है, वही यूनाइटेड नेशंस कहता है जिसने कश्मीर के रेजोल्यूशन करे। तो मेरा ये कहना है कि फॉल्ट लाइंस तो हैं, आप हमारी ढूंढ रहे हैं, वहां की ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और जो फॉल्ट लाइन अगर आप कहते नहीं है, अगर आप कहते नहीं है, आप कहते हैं सिंधु देश की नहीं है, तो बन जाएगी। थोड़ा सा देखिए, 1989 के पहले कश्मीर पीसफुल था ना सर, 1989 के पहले कश्मीर पीसफुल था। कश्मीर में कश्मीर की कली, वादियों का नूर, और पता नहीं कैसी कैसी टीवी सीरियल और कैसी कैसी पिक्चरें, शम्मी कपूर और इनकी शर्मिला टैगोर की, जो सैफ अली खान की मदर है, बड़ी फेमस फिल्म स्टार थी, आपने नाम सुना होगा शर्मिला टैगोर का। मंसूर अली खान पटौदी की वाइफ थी, नवाब साहब की वाइफ, तो उनकी काफी शूटिंग हुई। वो तो अमन का गहवारा था, वहां पे तो नारा तक नहीं लगा कश्मीर में। ये 1989 के बाद यह कत्ल गारत शुरू हुई है। तो आपने आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट करा ना, आपने बोला कि नहीं, आप किसी को भी बोलेंगे ना कि तुम्हारे साथ जाती हुई है, आप उसको रोज बोलते रहेंगे तो 4 दिन के बाद वो समझ लेगा मेरे साथ जाती हुई है। तो वहां पे तो पहले कुछ नहीं था, वहां पे तो पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। अब वहां पे हो गई प्रॉब्लम कश्मीर में, तो वहां पे काफी लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, सिविलियंस के भी, और जो दहशतगर्द थे पाकिस्तान से जो आपने भेजे, जो लोकल थे, वो भी मारे गए वहां पे। तो बात यह है कि इट इज नॉट जस्ट बलोच और सिंधी और पश्तून, इट इज ऑल्सो शिया सुन्नी, इट इज ऑल्सो अहले हदीस, इट इज ऑल्सो 7ers 12ers, इट इज ऑल्सो बरेलवी एंड देवबंदी। देयर आर सो मेनी पॉसिबल फॉल्ट लाइंस इन पाकिस्तान। और हम जैसे लोग हैं, हम पढ़ाई करते हैं, इसके ऊपर स्टडी करते हैं। अब आप लोग तो मेरे खिलाफ FIR फाइल कर देते हैं सब कराची में कि मेजर गौरव आर्या ने रिपब्लिक टीवी के अंदर से बोला और वहां पे धमाका हो गया, कराची स्टॉक एक्सचेंज में अटैक हो गया। तो आप लोग ये बात करते हैं, कोई टीवी एंकर कैसे टीवी स्टूडियो से बैठ के सब करवा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि मैं इसका स्टूडेंट हूं और मैं उसको बड़ी क्लोजली स्टडी करता हूं कि व्हाट आर द पॉसिबल फॉल्ट लाइंस ऑफ चाइना, व्हाट आर द पॉसिबल फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान। क्या चाइना को दर्द कहां से होता है? शिंजियांग प्रोविंस में दर्द होता है, हांगकांग में दर्द होता है, ताइवान में दर्द होता है, कहीं ना कहीं तो दर्द होता है। क्योंकि देखिए, इसमें आखिरी 30 सेकंड लूंगा चाइना की बात से कि साहब चाइना कांच जैसा है, जो मोटा कांच की बोतल होती है ना, इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी हार्ड। चाइना बहुत हार्ड है, लेकिन चाइना ब्रिटल भी है, और चाइना डरपोक मुल्क भी है। मैं इसलिए डरपोक कहता हूं कि आप अपने बंदों को ट्विटर अलाउ नहीं करते यूज करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप अलाउ नहीं करते। आपको किस चीज का डर है? आपको फ्री स्पीच का डर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को फ्री स्पीच का डर है, इसलिए अलाउ नहीं करते। तो चाइना की फॉल्ट लाइंस क्या है? सोशल मीडिया फॉल्ट लाइंस। तो मुझ जैसे लोग स्टडी करते हैं इन चीजों को, और जाहिर सी बात है, अगर दुश्मनी होगी फिर आप हमारी फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाएंगे। हम आपकी, जहां पे हमारी फॉल्ट लाइंस नहीं है, आप कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियली क्रिएट करें। उसी तरीके से साहब, जहां पे आपकी फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती,
लोगों को यही तो बोलना है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। तुम करोड़पति हो, तुम्हारे पास BMW है, 100 करोड़ रुपए बैंक में है, लेकिन तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। जैसे कश्मीर में एक बंदे ने फोटो लगाई, मैं आखिरी चीज, बड़ी खूबसूरत सी बात है, आपकी मतीन हैदर साहब भी सुने। एक बंदा है कश्मीर में, श्रीनगर में, बड़ी कोठी है उसकी ना, जैसे यूरोप में। अभी तो भट्टा बैठ गया श्रीनगर का, एक जमाने में बड़ी खूबसूरत जगह हुआ करती थी। वी वर टॉकिंग अबाउट इट बिफोर वी वेंट लाइव। तो बड़े सामने ना बंदे ने अपने बड़ी कोठी के सामने खड़ा हुआ है, हर्मीज की बेल्ट पहनी है उसने और वर्साचे के उसने शूज पहने हैं, बिकॉज कंप्लीट प्रोफाइल उसकी दिख रही है ना, पूरा ब्रांडेड, मतलब जितनी मेरी 6 महीने की सैलरी है उससे ज्यादा उसने कपड़े पहन रखे हैं। एक BMW 7 सीरीज के सामने खड़ा हुआ है वो, और नीचे उसने पता क्या लिखा है, फीलिंग ऑप्रेस्ड इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो सब मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, मेरी मत मारी गई, मैं भूल गया, वरना मैं आपको भेजता उसको। तब आप किसी को भी बोले ना कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, वो मान जाएगा। बिल्कुल, ये चूरन बिकता है साहब। बिल्कुल सही है मेरे साहब, जारी बात है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा क्यूरियस हूं कि इंडिया जो है वो, और मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं जो मुझे जानते हैं, जो आपको जानते हैं और जो बाकी देख रहे हैं, ताकि पता हो कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हो तो डेफिनेटली इसके पीछे कौन है, क्या है और क्या स्टडी हो रही है। जैसे आपने कहा पाकिस्तान का जैसे आपने कहा कि आप पाकिस्तान को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया को स्टडी कर रहे हैं। मैं तीन हैदर साहब के पास जाने लगा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा कमेंट कर दूं। मेजर साहब, हरबियार मरी में, रहील शरीफ में, मलाला यूसुफजई में बहुत फर्क है। हरबियार मरी और अगर कोई रहील शरीफ और कियानी साहब से और मलाला से मिलाया जाए तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मुल्क को सर्व किया किसी भी कैपेसिटी में, छोटी सी छोटी में, तो बहुत जबरदस्त है। और अगर आपके पर्सनल ग्रज हैं और पर्सनल ग्रज की वजह से, अपने छोटी मोटी चीजों की वजह से मुल्क को बातें कर रहे हैं, तो जारी बात है फिर जो आप कह रहे हो फॉल्ट लाइन वो। और दूसरा PTM और फजलुर रहमान, देखिए फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, आपको मैं बता दूं मेरी PhD का थीसिस मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स पर है। So I watch them very carefully, वो जो भी कर रहे होते हैं। About to finish my research, मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसी तैसी भी पढ़ लीजिएगा कभी मौका मिला तो। मैं उनको बहुत केयरफुली देखता हूँ, वो उनका PTM से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि PTM और मौलाना फजलुर रहमान जो है ये आपस में इनका, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वोट काटना है, वो एक और बात है, उसमें फिर मैं फिर कभी जाऊंगा। तो दूसरी मेजर अपना मतीन हैदर साहब ये तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, जो मैंने आपको सवाल मैंने उठाया कि जी हम तो फॉल्ट लाइन्स देखेंगे आपकी और आप हमारी फॉल्ट लाइन्स देखेंगी। जब अल्ताफ हुसैन से बात करते हैं, जब ये हरबियार मरी से बात करते हैं, वो कह रहे हैं जी अभी सिंधु देश अगर वो नहीं है, फॉल्ट लाइन तो बन जाएगी, ये कौन सा काम है, टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बात करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। सो मतलब इसका ये है कि मैं मतीन हैदर साहब आपसे बात करना चाह रहा हूँ और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तो इंडिया की जो डीप स्टेट का माइंडसेट है वो तो क्लियरली ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान है उसको एंगेज करना है। पाकिस्तान मिलिट्री को इन्होंने एंगेज किया रखा, वेस्टर्न बॉर्डर पे जब हम दहशतगर्दों से लड़ रहे थे तो उन्होंने किया। अब चूंकि दहशतगर्दी पाकिस्तान में खत्म हो गई है, इक्का दुक्का वाकई के ही होते हैं, तो अब इनको पता चला कैसे पाकिस्तान को एंगेज करें, तो ये विद इन द कंट्री आके जो इस तरह की फॉल्ट लाइन्स है उसको देख रहे हैं। मतीन हैदर साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कमर चीमा साहब, अव्वल तो मैं इन मेजर साहब का जो कश्मीर के ऊपर जो इन्होंने पॉइंट उठाया उसका मैं जवाब दे दूं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और उनका ये कहना है कि 89 के बाद क्यों वहां से ऑल ऑफ ए सडन अपराइजिंग वहां पे शुरू हुई, वो अपराइजिंग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से इसलिए शुरू हुई कि वहां पे हिंदुस्तान का जो रिप्रेसिव रिजीम था, लोग उससे तंग आ चुके हुए थे, आए रोज वहां पे किलिंग्स हो रही थी, तो लोग खामोश नहीं रहे, वो वहां पे उठ खड़े हुए। अब बाकी जो फॉल्ट लाइन्स की बात आई है वो बिल्कुल जो अभी इन्होंने नुकात उठाए वो खुद इस चीज से साबित हो रहा है कि इंडिया की पाकिस्तान के अंदर सबवर्सिव एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो यहाँ पे मिसगाइडेड एलिमेंट्स हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उनके साथ इंडिया के लिंकेजेस हैं। और बलूचिस्तान के अंदर इंडिया का लिंक बिल्कुल मौजूद है। अफगानिस्तान की टेरिटरी को पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। हरबियार मरी जो है वो बड़े अरसे तक यूरोप जाने से पहले वो अफगानिस्तान के अंदर रहे। और उसके साथ साथ बिल्कुल आपने सही कहा, MQM लंदन वाला फैक्टर, वो खुद अल्ताफ हुसैन जो है वो खुद इस बात का एतराफ कर चुके हैं
खुद अल्ताफ हुसैन इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि वो इंडिया जाते रहे, इंडिया के साथ उनके रिलेशंस रहे। और अब सिंधु का जो नारा लग रहा है, सिंधी नेशनलिस्ट का नारा लग रहा है, ये यही मुद्दा था जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया और आलमी इदारत इंसाफ में भी उठाया कि इंडिया ऑफिशियली पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए यहाँ पर प्रॉक्सीज कर रहा है। तो देखिए, एक तरफ अगर आप दोस्ती की बात करते हैं, एक तरफ आप अच्छे हमसायों वाले रिलेशंस की बात कर रहे हैं, आप जो है वो कह रहे हैं कि जी कश्मीर को छोड़िए, ट्रेड कीजिए, अच्छे रिलेशंस रखिए, तो भाई कश्मीर का मसला भी चलता रहेगा। अच्छे रिलेशन तो हो ही नहीं सकते जब आप पीठ में छुरा घोंपेंगे और सामने आप जो है वो जिसे कहते हैं हाथ मिलाएंगे और पीठ में आप छुरा घोंपेंगे। छुरा घूमना ही प्रॉक्सी वॉर्स हैं। आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर और मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर, नेटवर्क अक्सर और बेशतर पकड़े जाते रहे। जो कुलभूषण वाला नेटवर्क था वो सबसे बड़ा नेटवर्क था। तो इंडिया का खाली जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज में इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान के अंदर उसकी जो इंटरफेरेंस है, वो खुद इसको वेरीफाई करता है, इसको स्ट्रेंथन करता है। तो इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। और ये चीज मैं और कमर चीमा साहब नहीं कह रहे, मेजर साहब, ये चीज पाकिस्तान ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस को कन्वे करी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट तक डोजियर गए और शर्मल शेख में जब मनमोहन सिंह और वजीर आजम गिलानी मिले थे तो उस वक्त ऑफिशियली डोजियर उन्हें उस वक्त भी दिया गया था इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में पाकिस्तान के अंदर। तो ये तमाम तर जो चीजें ये शो करती हैं कि इंडिया साउथ एशिया के अंदर न सिर्फ दीगर ममालिक को अपने कंट्रोल में करना चाहता है बल्कि वो पाकिस्तान को भी क्रिपल करना चाहता है। और ये हेड्स ऑफ टू पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जिन्होंने बर वक्त इस डिफरेंट किस्म के जो इंडिया के प्लॉट्स हैं, प्लान्स हैं, सबवर्सिव एक्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और इन्होंने कहा कि हाफिज सईद का मामला भी पाकिस्तानी कोर्ट्स में रहा है। आप हिंदुस्तान पूरी पाकिस्तानी फौज से नहीं डरता जितना एक हाफिज सईद से डरता है। देखिए, तो ये भी खुद ये इसकी कभी किसी इंडियन ने वजाहत नहीं करी कि वो एक हाफिज सईद से क्यों डरते हैं। वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो ललकार के कहते हैं कि वो कश्मीर को आजाद कराएंगे। कश्मीर की आजादी के ऊपर हिंदुस्तान को सांप क्यों खिलाता है? इसलिए कि कश्मीर के ऊपर यूएन की रेजोल्यूशन है, सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन है, वो जो है उसका ताल्लुक टेररिज्म से नहीं है, उसका ताल्लुक यूएन रेजोल्यूशन के तहत जो प्लेबिसिट है, जो कश्मीरियों का राइट है, उन्हें हक के राय दही मिलना है सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत, उसको टेररिज्म को नहीं जोड़ा जा सकता। वो एक फ्रीडम मूवमेंट है। फ्रीडम मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटी इज अ डिफरेंट थिंग। हिंदुस्तान दोनों को जोड़ता है। अभी इंडिया ने ये बताया कि उसने सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशंस की पासदारी क्यों नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सरों के जो वफ्द है, डेलीगेशन है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल तक एक्सेस क्यों नहीं देते? और डिफरेंट जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल तक जाने की इजाजत नहीं देते। कश्मीर के अंदर हर किस्म का पॉलिटिकल डेलीगेशन, इंटरनेशनल मीडिया, वो क्यों बैन है? इसलिए कि अंदर हिंदुस्तान की वहां ब्रुटैलिटीज हैं। यूएन ऑब्जर्वर्स जाएंगे तो एक्सपोज करेंगे, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जाएंगी तो इंडिया को एक्सपोज करेगी, ओआईसी का फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाएगा तो सब एक्सपोज होगा। इंडिया का भांडा सारा फूटेगा कि कश्मीर के अंदर वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वहां पे वो एक साहब नजर आ रहे हैं मर्सिडीज के सामने और अपने बेंगलो के सामने, इससे भी ज्यादा वहां पे दौलत थी, लेकिन अब वहां पे तबाही फिर चुकी भी है। तो लास्ट इसमें पॉइंट ये है कि फ्रीडम मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेररिस्ट मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। कश्मीर के अंदर फ्रीडम मूवमेंट चल रही है और पाकिस्तान के अंदर इंडिया का स्टेट टेररिज्म चल रहा है। जी कमर चीमा साहब, ओवर टू यू। जी मैं जवाब दे दूं चीमा साहब? मैं आपसे एक आखिरी छोटा सा सवाल। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूंगा लेकिन अभी समय नहीं है, वरना मैं भी करीब 15 मिनट बोल सकता हूँ उस पर। देखिए, ऐसा है ना कि यू हैव टू डिसाइड, यू कांट पिक एंड चूज कि जो आपका बंदा है वो फ्रीडम मूवमेंट कर रहा है और जो दूसरा बंदा है वो टेररिज्म कर रहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि साहब वो एक एनजीओ चला रहा है। हाफिज सईद को लेके मतीन हैदर साहब कहते हैं एनजीओ चला रहा है। इंडिया के पास इतना पैसा है कि हम 10,000 एनजीओ पाकिस्तान के अंदर खोल सकते हैं। चेक तो काटना है, काट देंगे चेक।
तो सर ये एनजीओ की बात ना करें, ये सब इससे ना कोई बेवकूफ नहीं बनता, सबको पता है, एवरीबॉडी नोस। हम एक मैं बात कहता हूं सर, हम एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? एनजीओ चलाता है, लेट्स नॉट लाई टू ईच अदर सर। आप मुझसे बड़े उम्र में, आई डोंट थिंक वी शुड लाई टू ईच अदर। हम यहाँ पे झूठ बोले एक दूसरे से कि वो एनजीओ चलाता है, हमें पता है कौन सा एनजीओ चला रहा है वो, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग। दूसरी चीज है, जितने भी पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में बात करते हैं, दे हैव नेवर बीन टू कश्मीर, उन्होंने कभी देखा नहीं कश्मीर। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, अपनी बातें करते हैं। तीसरी बात ये है कि बड़े बड़े साहब पोथे दे दिए आपने यूनाइटेड नेशंस में, पोथे दे दिए। पोथे तो हमने भी दिए, यूनाइटेड नेशंस में क्या कर दिया? मैं अगर कहता हूं कि मैं, मेरे पास बलोच, मैंने चीमा साहब को ही बोला था बलोच का नंबर है मेरे पास, तो साहब बड़े मेरे खिलाफ वो साइन हो गए, और क्या नाम है, लंदन शंडन में पता नहीं कहां FIR हो गए। एक बात बताइए साहब, आपके तो अब्दुल बासित साहब हाई कमिश्नर रह चुके हैं यहाँ पे। अब्दुल बासित साहब कहते हैं कि जो हथियार लेकर कश्मीर में जा रहा है जायज है, वो कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ सपोर्ट करता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। ठीक है जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। आपके परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड बोला है वजाद खान के इंटरव्यू पे। मैं तो क्या हूं, मैं तो एक टीवी एंकर हूं सर, मैं तो एक बड़ा अदना सा छोटा सा आदमी हूं, मेरी क्या वैल्यू है? मेरे आपके सामने सर आप देखें बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के, आई एम अ नोबडी, लेकिन आपका प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ फॉर्मर दुबई में बैठ के वजाद खान साहब को इंटरव्यू देता है, कहता है उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। आपका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आपकी कहता है खड़े होके कि उसामा बिन लादेन को अमेरिकन ने शहीद कर दिया, वो कहता है लश्कर तैयबा हमने बनाई। आपको पता है उनका क्या स्टेटमेंट है? अफगानिस्तान में कहता है पाकिस्तानी आर्मी वाले, SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है, उन्होंने बोला है कि हमारे बंदे मर्सनरीज पैसा लेकर पाकिस्तानी फौज अंदर गई लड़ने के लिए। ये परवेज मुशर्रफ ने तब बोला है जब वो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि हम एक दूसरे से, मैं भी झूठ बोलूं आप भी झूठ बोलें, ये बात ठीक नहीं है साहब कि वो एनजीओ रन करता है सब। फिर अगर हम एनजीओ बनाएंगे आप बोलेंगे साहब ये इंटरफेरेंस है। नहीं, फिर एनजीओ तो फिर एनजीओ होता है, आपका हो हमारा हो। जी जी जी, मैं मेरे साहब जारी बात है, बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं इसमें इसको कटिंग इट शॉर्ट। एक छोटा सा सवाल दोनों से, फिर आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बड़ी मेहरबानी, आपने इतना बर्दाश्त किया। और छोटा सा सवाल मेजर साहब, मेजर साहब वो सवाल आपसे, फिर मैं मतीन हैदर साहब के पास जाऊंगा, बिल्कुल छोटा छोटा काइंडली जवाब दीजिएगा। इसमें यह है कि इंडिया की एक नेबरहुड पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी साहब ने कही थी जी, कि हम इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिसको कहते थे, और वो तो था कि जी खित्ते के लोगों के साथ हमने सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, और आपने ये भी फैसला किया कि हमने आइसोलेट करना है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली। ये बड़ी क्लियर, ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप के मुंह से सुनी है। तो एक तरफ तो वो ईरान ने आपको ड्रॉप कर दिया, एक रेलवे प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया, फिर चाइना की आपके साथ पोजीशन बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान आपका ऑलरेडी दुश्मन है, आप हमारे दुश्मन है। नेपाल ने आपके साथ क्या किया है, ओले साहब ने, वो तो अभी रोजाना कभी मीडिया बंद कर देते हैं आपका, कभी आप उन पे कोई इल्जाम लगा देते हैं। भूटान ने भी पानी बंद कर दिया। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या ये थी कि इंडिया खुद खित्ते में आइसोलेट होगा, या कि जो आपने कहा था कि पाकिस्तान आइसोलेट होगा, तो ये तो आप खुद आइसोलेट हो गए मेजर साहब। इसमें कोई इंडियन गवर्नमेंट है क्या, उसको सोल सर्चिंग की जरूरत नहीं है? जी, पहली चीज, भूटान ने पानी बंद नहीं करा, भूटान का बयान आ गया है, पानी बंद नहीं करा। ठीक है, ये कुछ चाइनीज मीडिया ने उड़ाया, फिर पाकिस्तानी मीडिया ने उड़ाया। भूटान के अंदर इंडियन आर्मी है, हमारा पूरा जो इम्ट्राट है वो भूटान के अंदर है। भूटान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डोकलाम का हादसा हुआ था, आपको पता, वाकया जो हुआ था, माय मिस्टेक, नॉट हादसा बट वाकया, जो वाकया डोकलाम का हुआ था, वो क्या था? वो इंडिया के अंदर सड़क नहीं बना रहे थे, जो हम आईबॉल टू आईबॉल चाइनीज से अंदर गए, क्योंकि वो भूटान के अंदर सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओली जो है, केपी शर्मा ओली, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की बात कर रहे हैं ना, वो हनी ट्रैप हो चुका है। और वो हनी ट्रैप, ये बात सच है, मैं आपको बता, इसका भंडा भी फूटेगा अभी। ये हनी ट्रैप हो रखा है, ठीक है, और इसको कंट्रोल करती है चाइनीज एम्बेसी, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसने पैसे पकड़े हैं, इसका बाहर विदेशी बैंकों में इसका अकाउंट है, ये भी इंडियन मीडिया में आया था, और 1-2 हफ्ते के अंदर आपको प्रूफ भी मिल जाएगा इसका। मतलब मैं नहीं बोल रहा, आप आज का डेट नोट करिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। तीसरी चीज है, ओली हटने वाला है, ओली हटने वाला है, ओली ज्यादा दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है, जहां तक चाइना की बात है कि आपने चाइना ने आइसोलेट करा, चाइना का टोटल बॉर्डर 14 मुल्कों से मिलता है सर, 14 मुल्कों से चाइना का बॉर्डर है, और चाइना की जो प्रॉब्लम है, टेरिटोरियल प्रॉब्लम, वो 21 मुल्कों के साथ है। यानी कि 2 मुल्क छोड़ के तीसरे मुल्क के चाइना कहता है व्लादिवोस्टॉक हमारा है।
तो आप ऐसे बंदे से बात कैसे कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है, आप कहते हैं कि साहब इंडियन कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं पाकिस्तानी कश्मीर हमारा है, ये बात समझ में आती है, राइट? पर अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, कल मैं ये बोल दूं कि साहब इराक में एक जगह है बगदाद जो कि हमारी है, दिस इज स्टूपिड। आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि मेरे साहब ये बेवकूफी की बात क्या कर रहे हैं, अहम ना बात है, चाइना वैसी बात कर रहा है, आपका जिसके साथ बॉर्डर नहीं आप उसको क्लेम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं सीरियसली नहीं लेता। और देखिए ऊपर नीचे होता है, ये वर्चस्व एक संस्कृत का वर्ड है, मैं चाहता हूं चीमा साहब और आप मतीन अदर साहब याद कर लें, वर्चस्व। वर्चस्व मींस ओवरऑल सुजरेनिटी। यह लड़ाई चीन और इंडिया की वर्चस्व की है। अभी आप देखिए क्वाड एक्टिवेट हो गया, कैरियर ग्रुप्स आपके साउथ चाइना सी में है, इंडिया ने मना कर दिया कि साउथ चाइना सी पॉलिसी हम टोटली रिजेक्ट करते हैं, अमेरिका ने मना कर दिया हम वन चाइना पॉलिसी चाइना की रिजेक्ट करते हैं। धीरे धीरे धीरे, और जहां तक एक बात है कि रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया को ड्रॉप कर दिया, तो क्या हुआ साहब कि कितने का है वो, 500 मिलियन का होगा, 1 बिलियन का होगा, तो क्या होगा? अगर उसके स्ट्रैटेजिक एम्स हैं तो क्या हो गया, कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इसमें क्या है? ये देखिए अप एंड डाउन चलते हैं। पॉलिसी इज नॉट अ T20 गेम, इट्स अ टेस्ट मैच। ये 5 दिन चलेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। कभी पिच में नमी भी आएगी, कभी वो स्विंग भी करेगी, ये सब चलता रहता है, वो विल मैनेज दैट। मतीन हैदर साहब लास्ट वर्ड टू यू सर, फिर मैं भी चलता हूं, मुझे भी स्टूडियो की तरफ रुक करना है सर। जी जी, आपको बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब। जो मैं मेजर साहब को सुन रहा हूं, आपको लगता है कि आप इंडिया इज इन स्टेट ऑफ डिनायल? वो जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर की भी बात हो रही है, वो जॉन बोल्टन ने देखा, हम तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ट्रंप खड़ा होगा इंडिया के साथ। तो आप समझते हैं कि क्विकली अगर बता सकें कि इंडिया इज इन स्टेट ऑफ डिनायल, और ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया इज इन ए स्टेट ऑफ डिनाइल, लेकिन आपने जो नुक्ता उठाया वो उसको मैं एंडोर्स करूंगा कि इंडिया साउथ एशिया के अंदर आइसोलेशन में जा रहा है। बांग्लादेश से उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, भूटान से उनके मसाइल, जिस तरह आपने कहा इन्होंने तो डिनाई किया कि जी कोई पानी वानी बंद नहीं हुआ, इशू तो था। नेपाल के साथ जो है वो इशू चला, अब ये कह रहे हैं कि जी उसका तो चल चलाओ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में प्रॉक्सीज किसने की, श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन देख लें, दीज रिलेशंस हैज नेवर बीन फ्रेंडली। पाकिस्तान तो इंडिया के लिए जो है उनका एनिमी नंबर 1 है। तो आप ये देखें, जब साउथ एशिया में ये तमाम बड़ी बड़ी जितने आपके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस ही आपके ट्रबल में, ये किसने किए? ये इंडिया का एक्सपेंशनिस्ट जो माइंड सेट है, ये पूरे साउथ एशिया में ट्रबल क्रिएट कर रहा है, और ये ट्रबल इंडिया को काउंटर पड़ रही है, और वो काउंटर प्रोडक्टिव यही है कि इंडिया आइसोलेशन में जा रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर और बड़े इश्यूज हैं, माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट देखिए, वहां पे विमेन के साथ ट्रीटमेंट देखिए, वहां पे जो है वो आपकी जो इस्लामोफोबिया खुद हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर अमेरिकी जो रिपोर्ट्स हैं वो तशवीश का इजहार कर चुकी है, कंट्री ऑफ एक्सट्रीम कंसर्न हो चुका हुआ है बिल्कुल। और लेकिन चूंकि चीन के साथ सबसे बड़ा नेबर है, तो इंडिया को यूज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि इंडिया चीन के खिलाफ भी कोई महाज खड़ा कर सके। लेकिन जो उन्होंने महाज खड़ा करने की कोशिश की, उन्हें वहां पे भी सख्त खानी पड़ी। तो अब जो मोदी सरकार है, नुक्ता इख्तितामिया ये है कि वो हिंदुस्तान को बिल्कुल जिसे कहते हैं वो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इस्लामी दुनिया की तरफ से स्टेटमेंट आपके सामने आ गया, गोश्त की इंपोर्ट इंडिया से बंद कर दी गई है। तो ये सारे इंडिकेटर्स देखें कि ये आखिर इंडिया किस रास्ते के ऊपर जा रहा है। अपने पड़ोसियों के साथ जब ताल्लुकात ठीक नहीं है, भाई नेपाल और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। नेपाल हिंदू स्टेट, आपको उसके साथ क्या इशू है? भूटान के साथ आपको इशू आ रहा है, आपको श्रीलंका के साथ इशू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम फॉल्ट लाइन विद इन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, और वहां पे खराबी है वहां पे। तो उस खराबी को जब तक ये दूर नहीं करेंगे, मामलात आगे पूरे साउथ एशिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, अफगानिस्तान, चीन और पूरी दुनिया में वो ठीक नहीं हो सकेंगे। एंड ग्रेजुअली बीइंग एक्सपोज, इसकी फॉरेन पॉलिसी, इसकी जो आप इसका तो कभी कोई जवाब नहीं देगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलर इंडिया का जिक्र था, लेकिन आज वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंडिया क्यों बन गया? तो ये सारी चीजें खुद इंडिया को तबाही की तरफ ले जा रही हैं, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जो ठीक चीजें नहीं है। जी जी बिल्कुल। चीमा साहब, क्योंकि मैं गेस्ट हूँ, जी मैं गेस्ट हूँ, आप दो पाकिस्तानी अकेला इंडियन है, तो लास्ट वर्ड मुझे मिलना चाहिए अगर आपकी इजाजत हो तो। बोले, मैंने तो रोका ही नहीं आपको कभी।
नहीं नहीं, और अगर इसके बाद मतीन हैदर साहब बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा लास्ट वर्ड, मेरा नहीं, शाम तक यही उसके चलता बाद मैं बोल लूंगा। है। आप बस क्लोजिंग कमेंट्स दें। जी जी, ऐसा ना, ये इन्होंने बोला कि इस्लामिक वर्ल्ड, देखिए ये सब ये टर्म ही फ्रॉड है बहुत बड़ा। रिलीजन के ऊपर देश नहीं बनते, इसीलिए जो इस्लामिक वर्ल्ड आप बोलते हैं ना, इसीलिए एक भी डेमोक्रेसी सच्ची नहीं है उसमें, पूरे 57 कंट्रीज में सारा का मामला ही ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे एक भी कोई बढ़िया डेमोक्रेसी नहीं है। इवन बांग्लादेश को कहते हैं, उन्होंने भी अपने जो उनका बाबा कौम था शेख मुजीबुर रहमान, उसको ही निपटा दिया उसकी फौज ने। आप भी वो कह सकते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी हो रही है, लेकिन अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी किसी भी मुस्लिम कंट्री में आज तक नहीं थी। अगर कोई एक आता हो 57 से तो मेरा नाम एस्केप कर रहा है। तो ये दूसरी चीज उन्होंने बोला नेपाल हिंदू कंट्री है। नेपाल तो सेक्युलर कंट्री सर। मैं एक आपको बात बता दूं, नेपाल कहां से हिंदू कंट्री है? अगर आप वैसे बोलें तो इंडिया भी हिंदू कंट्री, क्योंकि 85% तो हिंदू है। लेकिन मैं आपको आखिरी चीज बोलूंगा, मैं बाकी चीजों में नहीं जाऊंगा कि जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में क्या चल रहा है, वरना शाम तक डिस्कशन। आई जस्ट वांट टू टेल यू, इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज 85% ऑफ इंडिया इज हिंदू। दैट इज व्हाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे में प्रॉब्लम है, मसले हैं हमारे, और एक नहीं हजारों मसले हैं हमारे, हजारों मसले हैं। चाहे मजहब को लेकर हो, चाहे जात को लेकर हो, चाहे रंग को लेकर हो, हजारों मसले हैं। लेकिन इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज 85% ऑफ इंडिया इज हिंदू। आई चैलेंज एनीबडी टू से दैट 50% ऑफ अ कंट्री इज मुस्लिम एंड इट इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक ना हो। देखिए सर, ऐसा है कि ये बात कहना कि ये सब है ना, ये भूटान ने ये कर दिया वो कर दिया, देखिए सर ये ऊपर नीचे चलता है, इसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। और हिंदू एक्सट्रीमिज्म, किसने बोला आपको हिंदू एक्सट्रीमिज्म हो गई? 438 मंदिर थे, अब 38 से कम रह गए। मंदिर आपने तोड़ दिए। एक बाबरी मस्जिद के पीछे पाकिस्तान में, ओ भाई साहब वहां पे स्यापे हो रहे हैं साहब, ये हो गया ये हो गया। आपने यहाँ पे 30,000 मंदिर तोड़ के मुगलों ने उसके ऊपर मस्जिद बना दिए। हमने क्या बोल लिया सर? एक वापस मांग लिया, उसी में बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी इंडिया आए, मैं आपको मतीन हैदर साहब और कमर चीमा साहब, मैं आपको इनवाइट करूंगा इंडिया, और मैं आपको बोलूंगा कि ये सामने मंदिर और मस्जिद सामने बना हुआ है, आप बता दो एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आप बता दो, मैं आपके सामने ऑन वीडियो माफी मांगूंगा। आई विल शो यू लॉजिकल माइंड से आपको दिखेगा क्या हुआ है। दौरा करता हूं और मंदिर और मस्जिद में जाता हूं। मैं लास्ट वर्ड फिर मेरा होगा, फिर लास्ट वर्ड मेरा होगा। मैं इसको कंक्लूड करता हूं, मैं कंक्लूड करते हैं, वरना लास्ट वर्ड मेरा होगा जी। जी, मैं कंक्लूड करता हूं। मतीन हैदर साहब, जारी बात है, इसको वो आपकी बात सही है, अगर बोलते रहेंगे तो ये तो शाम पड़ जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में कि मैं कोई इसमें खास कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मनमोहन सिंह साहब की मुझे बात याद आ रही है। वो कहते थे कि काश के मैं नाश्ता अमृतसर करूं, दोपहर का खाना लाहौर खाऊं, और जो रात का खाना वो काबुल खाऊं। तो अल्लाह करे कभी साउथ एशिया भी यूरोप की तरह उस तरह हो जाए और मामलात इतने बेहतर हो जाएं कि हमें ये इतना लड़ाई झगड़ा सारी दुनिया